आज है 12 सितंबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज की जरूरी खबरों में सबसे पहले बात मणिपुर की, जहां 2 साल से जारी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दौरे को नगा व्यापार प्रतिबंध और मैतेई विद्रोही समूहों के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के इस्तीफे से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। अब बहस इस बात पर है कि देश का अंतरिम नेतृत्व कौन संभालेगा। एक चिंताजनक खबर में 7 भारतीय युवकों को धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के मोर्चे पर भेज दिया गया है। उधर अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है। और लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब खबरें विस्तार से। 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मणिपुर यात्रा को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नगा काउंसिल यूएनसी ने प्रमुख राजमार्गों पर अनिश्चितकालीन व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है और मैतेई विद्रोही समूहों के एक संगठन ने 13 सितंबर को उनकी यात्रा के दिन पूर्ण बंद का आह्वान किया है। ये यात्रा लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष को सुलझाने का एक बड़ा प्रयास है। हालांकि अलग अलग समुदायों का कड़ा विरोध और भाजपा के भीतर असंतोष इस क्षेत्र की जटिल स्थिति को दिखाता है। यूएनसी का प्रतिबंध म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर को खत्म करने और सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले के विरोध में है। वहीं 6 घाटी आधारित मैतेई विद्रोही समूहों के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी कोरकॉम ने केंद्र पर संघर्ष को ठीक से न संभालने का आरोप लगाते हुए यात्रा का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। इसके ठीक उलट कुकी संगठनों के एक प्रभावशाली मंच कुकीज़ काउंसिल ने यात्रा का दुर्लभ और ऐतिहासिक बताकर स्वागत किया है। इन सब के बीच यात्रा से कुछ दिन पहले उखरुल जिले के फुंग्यार निर्वाचन क्षेत्र में कम से ईकेएम 43 भाजपा सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। विभिन्न समुदायों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मणिपुर के खंडित राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा एक तरह से परस्पर विरोधी मांगों को शांत करने की एक मुश्किल कोशिश है। कुकीज़ो समुदाय को उम्मीद है कि पीएम मोदी भारतीय संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर ध्यान देंगे। वहीं भाजपा सदस्यों के इस्तीफे पार्टी के भीतर परामर्श समावेशिता और जमीनी नेतृत्व के सम्मान की कमी को उजागर करते हैं, जो पार्टी के अंदरूनी मुद्दों का संकेत है। सरकार की पहली प्राथमिकता सुरक्षा बनाए रखना होगी ताकि यात्रा योजना के अनुसार हो सके। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री संघर्ष से विस्थापित लोगों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा करेंगे। हालांकि व्यापक विरोध और गहरे जातीय विभाजन को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि यह यात्रा तनाव कम करने में कितनी सफल होगी। मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। स्वतंत्र रिपोर्टें बताती हैं कि इस हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए और 32 लोग अब भी लापता हैं। करीब 60,000 लोग अपने घरों से बेघर होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर खुद हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगने के बावजूद वे लंबे समय तक पद पर बने रहे। बाद में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। दो सबसे बड़े समूहों बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच 2 साल से जारी इस गृहयुद्ध पर चुप्पी के बाद अब 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार हिंसा रोकने, दोषियों पर कार्रवाई करने और नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही। पीयूसीएल की सदस्य नवशरण कौर बताती हैं कि हिंसा की सच्चाई सामने लाने के लिए एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उन्होंने बताया कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच शादी करने वाले मिश्रित परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई मामलों में पत्नियों को जबरन सौंपने, हत्या और बलात्कार की घटनाएं सामने आईं। महिलाओं पर यौन हिंसा का स्तर भयावह रहा। 3-4 मई की एक घटना में पुलिस ने महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया। ये राज्य के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना था, क्योंकि सरकार नागरिकों को न्यूनतम सुरक्षा भी नहीं दे पाई।
लेखक अपूर्वानंद का कहना है कि मणिपुर समाज आज कुकी और मैतेई इन दो हिस्सों में बंट चुका है। नेताओं और मीडिया ने नफरत फैलाने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर घृणा फैलाने और मैतेई समुदाय का खुला पक्ष लेने का आरोप लगाया। अपूर्वानंद कहते हैं कि 60,000 लोग अब भी राहत शिविरों में हैं और कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जब तक न्याय और जवाबदेही तय नहीं होती, दोनों समुदायों के बीच अशांति बनी रहेगी। दोनों विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे साफ है कि जनता प्रधानमंत्री के दौरे को उत्सव की तरह मनाने के खिलाफ है। अपूर्वानंद का आरोप है कि केंद्र सरकार को हिंसा की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधी। प्रधानमंत्री की चुप्पी हिंसा को स्वीकार करने जैसी है। उनके अनुसार मोदी का ये दौरा भी केवल एक दिखावा होगा, समाधान नहीं। शिलोंग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुकीम का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से मणिपुर में स्थायी शांति नहीं आ सकती। उनका तर्क है कि जब तक पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की कमी और न्याय की अनुपस्थिति जैसे बुनियादी मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक कोई भी समझौता स्थायी शांति नहीं ला सकता। इसी संदर्भ में पत्रकार रोकिब जमान की एक रिपोर्ट बताती है कि कुकीज़ो समूहों के साथ केंद्र के नए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस सू समझौते से मणिपुर में कोई खास उत्साह नहीं है। समझौते के तहत कुकीज़ो उग्रवादी समूह 1 साल के लिए ऑपरेशन रोकने पर सहमत हुए हैं। समझौते में मणिपुर की भौगोलिक अखंडता बनाए रखने पर जोर दिया गया है, जो मैतेई समुदाय की एक प्रमुख मांग थी। लेकिन कुकीज़ो विद्रोही समूहों ने आरोप लगाया है कि सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने समझौते के विवरण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि अब उनकी मांग सिर्फ स्वायत्तता नहीं, बल्कि विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश की है। नेपाल में जेन जी पीढ़ी के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे से देश का राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित हो गया है। युवा प्रदर्शनकारी अब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व किसे करना चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने की अपील की है। अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व सीईओ कुलमान घिसिंग और धरान के मेयर हरका सम्पांग के नाम सबसे आगे हैं। युवा प्रदर्शनकारी ऐसे नेताओं की तलाश में हैं जिनका रिकॉर्ड साफ हो और जो स्थापित राजनीतिक दलों से न जुड़े हों। सुशीला कार्की ने पुष्टि की है कि उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार के बारे में भारतीय और नेपाली मीडिया में शुरुआती रिपोर्टें आईं कि आगजनी में उनकी मौत हो गई। हालांकि बाद में द काठमांडू पोस्ट ने स्पष्ट किया कि वह जीवित हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। ये घटना राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार को उजागर करती है। नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौती है। बीबीसी के पत्रकार अंबारसन अथिराजन के अनुसार भारत को एक कूटनीतिक रस्सी पर चलना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को न केवल नए प्रशासन तक पहुंचना होगा, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिष्ठान से नाराज युवा नेपालियों के साथ भी जुड़ना होगा। इस नाजुक स्थिति में भाजपा बिहार के प्रमुख सम्राट चौधरी के एक बयान ने और तनाव पैदा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता, तो वहां शांति और खुशी होती। इस बयान के बाद भाजपा ने अपने नेताओं को नेपाल के बारे में बिना इजाजत बात न करने का आदेश जारी किया है। हिमाल पत्रिका के संस्थापक संपादक कनकमणि दीक्षित का मानना है कि नेपाल की सेना का सत्ता पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व की अनुपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को संकट में नेतृत्व करना चाहिए था। दीक्षित ने जोर देकर कहा कि कोई भी समाधान नेपाल के संविधान के दायरे में ही होना चाहिए। हालांकि अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जनरेशन जी प्रदर्शनकारी समूह इस बात पर बंटे हुए हैं कि सत्ता कौन संभाले। राष्ट्रपति पौडेल जोर दे रहे हैं कि समाधान मौजूदा संविधान के तहत ही निकाला जाना चाहिए, लेकिन यह रुख सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल के प्रयासों को मुश्किल बना सकता है, जो जल्द से जल्द अंतरिम व्यवस्था चाहते हैं। नेपाल का संविधान किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद प्रधानमंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पद पर बैठने की अनुमति नहीं देता। इस बीच काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह ने संसद भंग करने और पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने का समर्थन किया है। उधर द हिंदू की एक खबर के मुताबिक नेपाल में सरकार गिरने के बाद जेलों से फरार हुए कम से कम 22 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने नेपाल उत्तर प्रदेश सीमा पर पकड़ लिया है। द हिंदू
जबकि एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। देश में 16 से 40 साल के लगभग 43% युवा रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्रवासी कमाई पर निर्भर है। गए थे कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने, बन गए भाड़े के रूसी सिपाही। 7 भारतीय युवकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक एजेंट ने धोखा देकर रूसी सेना में जबरन भर्ती कर लिया और यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया। पंजाब, जम्मू और हरियाणा के रहने वाले इन युवकों ने मॉस्को में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपनी सुरक्षित रिहाई के लिए गुहार लगाई है। यह मामला एक खतरनाक मानव तस्करी रैकेट को उजागर करता है। इन युवकों को मॉस्को के बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में मोटी तनख्वाह का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें एक रूसी सेना शिविर में ले जाकर बनकर बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें पिस्तौल से धमकाया और रूसी भाषा में लिखे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। एक पीड़ित गुरसेवक सिंह को 10 सितंबर को अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारतीयों को रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने का आग्रह किया है और कहा है कि इस मामले को रूसी अधिकारियों के साथ उठाया गया है। दिल्ली दुर्गा पूजा में मोदी की फोटो पर विवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा समितियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देवी दुर्गा के चरणों के पास रखने और उनके लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद लेने का आग्रह करके एक विवाद खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी आप ने गुप्ता के बयान की कड़ी आलोचना की है। आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाली गौरव को खरीदना चाहती है। वहीं भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बताकर खारिज कर दिया। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखकर पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा कथित सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। पत्र में कहा गया है कि गांधी की कुछ अनियोजित यात्राएं उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। सूत्रों के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि 2020 से अब तक 113 उल्लंघनों को देखा गया है। कांग्रेस ने पत्र के समय और इसके तत्काल सार्वजनिक रिलीज पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, ये ठीक ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से की गई भाजपा की वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने को कहा। यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के प्रयास में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने का आग्रह किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ये प्रस्ताव अमेरिका की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जहां वह अब रूस से तेल खरीदने वाले देशों को सीधे तौर पर निशाना बनाना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि सबसे सीधा तरीका यह है कि सभी मिलकर भारी टैरिफ लगाएं और तब तक लगाए रखें जब तक कि चीनी और भारतीय रूसी तेल खरीदना बंद न कर दें। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल फिर शुरू। लद्दाख प्रशासन द्वारा उनके संस्थान के लिए भूमि आवंटन रद्द करने के 3 सप्ताह बाद प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में 35 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वह लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसे शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वांगचुक, जो 3 इडियट्स फिल्म के लिए प्रेरणा थे, इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 2 महीनों से लद्दाख के नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं की है। वांगचुक ने चेतावनी दी है, इस भूख हड़ताल में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम बच गए तो हम 6 और सप्ताह के लिए एक और भूख हड़ताल पर जाएंगे। राष्ट्रमंडल देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों में से कई में राष्ट्रीय कानून प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2006 और 2023 के बीच 19 राष्ट्रमंडल देशों में 213 पत्रकार मारे गए और 96% मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि 41 राष्ट्रमंडल देशों में मानहानि के लिए आपराधिक दंड बरकरार है, 48 में राजद्रोह से संबंधित कानून है और 37 में ईशनिंदा जैसे कानून हैं। अनंत अंबानी के वंतारा का एसआईटी दौरा पूरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल सिट ने अनंत अंबानी के वंतारा चिड़ियाघर और बचाव केंद्र में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में अपना 3 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। ये जांच उन आरोपों के बाद हो रही है कि वंतारा ने जंगल से अवैध रूप से पकड़े गए जानवरों को हासिल किया हो सकता है। सिट को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। भारतीय आईटी सेक्टर पर खतरा। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में तकनीकी नौकरियों को आउटसोर्स करना और महंगा हो सकता है।
अगर अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया एक विधेयक कानून बन जाता है, द हॉर्टिग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट बिल का उद्देश्य विदेशों में कर्मचारी रखने वाली अमेरिकी फर्मों से 25% टैक्स वसूलना है। भारत के आईटी आउटसोर्सिंग राजस्व का 60% से अधिक अमेरिकी ग्राहकों से आता है। 40 क्षेत्रीय दलों की 70% आय चुनावी बॉन्डर से हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 क्षेत्रीय दलों ने मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 2,532 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। ADR ने पाया कि इस धन का लगभग 70% हिस्सा चुनावी बॉन्डर के माध्यम से आया। आय के मामले में 3 सबसे बड़ी पार्टियां भारत राष्ट्र समिति (BRS), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बीजू जनता दल (BJD) थी। त्रिपुरा में नागरिकता देने का फैसला उल्टा पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला त्रिपुरा में उल्टा पड़ गया है। सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी पार्टी टिपरा मोथा और विपक्षी CPM दोनों ने इस कदम का विरोध किया है। टिपरा मोथा के विधायक रंजीत देबबर्मा ने घोषित किया कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन नीतियों को पूरी तरह अस्वीकार करती है। अगर लोकतंत्र का कोई अंग विफल रहा तो अदालत चुप नहीं बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान दृढ़ता से कहा कि यदि कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह चुप नहीं बैठेगा। ये टिप्पणी उन राज्यपालों के संदर्भ में की गई जो विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने केंद्र सरकार से पूछा, यदि लोकतंत्र का एक अंग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है तो क्या अदालत, जो संविधान की संरक्षक है, शक्तिहीन होकर चुप बैठने को मजबूर होगी? चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। चुनाव आयोग इस साल के अंत से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू कर सकता है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि यह प्रक्रिया एक साथ पूरे देश में या चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।